First of all, I wish good morning to everyone. Today, I have decided to teach you all about pronoun, which means सर्वनाम in हिंदी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का जो अपना टॉपिक है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन का शुद्ध यूज करना आज हम लोगों को सीखना है। और प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम। जैसा कि जो हिंदी वर्ड है बता रहा है कि प्रोनाउन क्या है, क्या होता है। तो प्रोनाउन जो है सर्वनाम, मतलब सबका नाम ही सर्वनाम कहलाता है। जैसे सबका नाम, जैसे आप लोग ही देख लो, ये जो ही है किसी भी मेल के नेम के स्थान पर यूज हो सकता है। अगर राम है तो राम को ही कह सकते हो, श्याम है तो श्याम को ही कह सकते हो। उसी प्रकार से सी है, इसका भी यूज किसी भी फीमेल के नेम के स्थान पर किया जा सकता है। चाहे राधा हो, चाहे मीरा हो, चाहे जो है शिवानी हो, चाहे हिमानी हो, किसी भी लड़की को या किसी भी लेडी को हम लोग शी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो शी है सारी लड़कियों के नाम, मतलब किसी भी लड़की के नाम के जगह पर यूज किया जा सकता है। तो इसीलिए प्रोनाउन का नाम पड़ा सर्वनाम। नाउन मीन्स होता है नाम, और उसके आगे लग गया प्रो मीन्स होता है सर्व। जो सबका नाम बन जाए वही सर्वनाम कहलाए। और उस तरह से अगर प्रोनाउन की डेफिनेशन आप लोग देखते हैं तो प्रोनाउन की डेफिनेशन होता है कि a word that is used in place of noun is called pronoun। वह शब्द जो संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त होता है उसी को सर्वनाम कहा जाता है। और ये जो प्रोनाउन होता है, अगर इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। 10 प्रकार का प्रोनाउन होता है। लेकिन हम लोगों को सिंटैक्स में जिन प्रोनाउन का यूज करना है, जिनका करेक्ट इनकरेक्ट सीखना है, वो अक्सर 2 ही प्रकार का प्रोनाउन होता है, एक पर्सनल प्रोनाउन और एक रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम लोगों को पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन का करेक्ट यूज सीखना है। तो सबसे पहले प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिगत सर्वनाम, मतलब जो नाउन के जगह पर प्रयुक्त होता है ना। जैसे इसके अंतर्गत पर्सनल प्रोनाउन जो है पर्सन से बना है। तो आप लोगों को पता है कि पर्सन जो होता है 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और हिंदी और संस्कृत में इन्हीं को प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कहा जाता है। तो जैसे फर्स्ट पर्सन की बात की जाए तो फर्स्ट पर्सन में आई या वी को रखा गया है। सेकंड पर्सन में यू को रखा गया है। और आप लोगों का जो थर्ड पर्सन बनता है ए, ही, सी, इट और दे है। ठीक। और इनके भी जितने भी पर्सन्स हैं इनके भी केसेस होते हैं। आप लोग नरेशन सीखा होगा तो वहां पर प्रोनाउन चेंज करना सीखा होगा। तो प्रोनाउन चेंजिंग में जो है देखो तो एक चार्ट बना रहता है। तो इन तीनों मतलब पर्सन के जो प्रोनाउन है इनका नाम नेटिव केस वहां पर मिलता है।
इनका ऑब्जेक्टिव केस मिलता है, इनका पोसेसिव केस मिलता है और इनका रिफ्लेक्सिव केस मिलता है। तो किस जगह पर किस केस में प्रोनाउन आता है, इन सारी चीजों का स्टडी हम लोग आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन का करेक्ट यूज सीखा जाएगा और इसी के तुरंत बाद हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का करेक्ट यूज करना सीखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और इसकी मीनिंग क्या होती है और इसका यूज कैसे होता है और उसके यूज के द्वारा किस प्रकार के सेंटेंस फॉर्म होता है। ऑल दीज थिंग्स आर टू बी taught by me to you all today। तो एक पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ही 3 प्रकार के प्रोनाउन आते हैं, इनसे आप लोग परिचित हो गए होंगे और इन्हीं के जितने भी केसेस होते हैं सारे केसेस का करेक्ट यूज सीखना है। तो अब हम लोग रूल बाय रूल देखते हैं। तो जैसे कभी रूल फर्स्ट के अंतर्गत इसको मान लो, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इट इज मी, सेंटेंस इज शॉर्ट स्मॉल बट देयर इज रूल, विदाउट रूल वी कैन नॉट करेक्ट दिस सेंटेंस। देखिए सेंटेंस देखने में छोटा है, ठीक, लेकिन छोटे से हम लोग करेक्ट इनकरेक्ट सीखेंगे तो बड़े को आराम से करेक्ट कर ले जाएंगे। तो इसको करेक्ट करने की बात आती है तो इट इज मी को कहा जाता है कि करेक्ट कर दो, ठीक। तो इट इज मी का करेक्ट क्या होगा, तो आप लोग जान लो कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट है और इसका करेक्ट होने वाला है इट इज आई, ये सेंटेंस करेक्ट है। तो आप लोग ये जानने के लिए आतुर और व्याकुल होंगे कि मी क्यों आई बन गया। ओके, तो मी क्यों आई बन गया, तो एक रूल होता है कि अगर सेंटेंस में कहीं टू बी वर्ब हो, टू बी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वाज वर्ब, और टू बी वर्ब के तुरंत बाद में कोई प्रोनाउन आया हो, तब उस प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में लिखा जाना चाहिए। जैसे मी का नाम नेटिव होता है आई, तो इसीलिए यहां पर क्या हो गया आई, तो इसका मतलब हो गया इट इज आई का मतलब मैं ही तो हूं, ठीक ना। तो इस रूल को आप लोग नोट कर लेना कि जब टू बी वर्ब के तुरंत बाद कोई प्रोनाउन आता है तो वह सब्जेक्टिव केस में आता है, या आप लोग कहते हो तो नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हो, नॉमिनेटिव केस में आता है। तो इस सेंटेंस का करेक्ट होगा इट इज आई। इसी रूल से रिलेटेड एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे है मान लीजिए इट वाज हर हु helped everyone in need during her young age। जैसे देखिए जब कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, तो जैसे अभी मैं आप लोगों को बताया इट इज मी, छोटा सा सेंटेंस, तो इतने छोटे छोटे तो इंटरमीडिएट तक पूछे जाते हैं, हाई स्कूल में पूछे जाते हैं। लेकिन जब है वही चीज, लेकिन अगर कंपटीशन में यही क्वेश्चन पूछा जाता है
तो इतना छोटा नहीं पूछा जाता है। एक सेंटेंस थोड़ा बहुत लंबा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, ताकि बड़े सेंटेंस को देख करके आप लोग हड़बड़ा जाए, परेशान हो जाए, सोचिए कि बड़ा सा सेंटेंस इसमें कहाँ करेक्ट इनकरेक्ट हो सकता है। जबकि देखिए रूल वही लगना है जो इसके ठीक पहले वाले एग्जाम्पल में आप लोगों को मैंने बताया। तो जैसे इट वाज हर हु हेल्प्ड एवरीवन इन नीड ड्यूरिंग हर यंग एज, मतलब ये वही तो थी जो अपने यंग एज के दौरान सबकी सहायता करती थी, प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करती थी। अब इस सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वाज है टू बी वर्ब है, और टू बी वर्ब के तुरंत बाद आने वाला प्रोनाउन हर है। अभी इसका रूल मैं बताया कि टू बी वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। तो यही जो हर है इसी को आप सी बना देंगे तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट होगा इट वाज शी हु हेल्प्ड एवरीवन इन नीड ड्यूरिंग हर यंग एज। और मान लीजिए किसी के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा हो कि इज एम आर वाज वर्ब को तो हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, इसको टू बी वर्ब कैसे जाना जाएगा कि यहां पर टू बी वर्ब के रूप में है। तो देखिए नोट कर लेना कि इज एम आर वाज वर्ब के तुरंत बाद अगर आप लोगों को कोई वर्ब नजर आती है, वर्ब मीन्स क्रिया, चाहे वो आईएनजी वाली क्रिया हो, चाहे वो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब तो समझ जाना कि इज एम आर वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। और जब इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब ना हो, वर्ब को छोड़कर कोई अन्य पार्ट ऑफ स्पीच आया हो, तब तुरंत समझ जाना यहां पर इज एम आर वाज वर्ब टू बी वर्ब है। जैसे देखिए ए वाज के तुरंत बाद में हम लोगों को हर दिखाई दे रहा है जो कि प्रोनाउन है। अगर यही वर्ब होता तब वाज को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कह करके बुलाते, लेकिन वाज के बाद में वर्ब नहीं है, हर है जो एक प्रोनाउन है, तो इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर टू बी वर्ब कह रहे हैं। अब आप लोगों के समझ में टू बी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में अंतर आ गया होगा, समझ में आया ना? तो नहीं तो रूल समझाते समय सोच रहे हो कि क्या जो है टू बी वर्ब क्या है, इज एम आर वाज वर्ब को तो हम लोग पढ़े हैं हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कार्य करता है, लेकिन जब इसके बाद में मेन वर्ब हो, और जब मेन वर्ब नहीं है तो इसको टू बी वर्ब कहा जाता है। अब एक पॉइंट आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग ऐसे ही करेक्ट करेंगे। और कंपटीशन में क्या होता है कि इसी में जो है डिवाइड कर देते, कई पार्ट में इस सेंटेंस को डिवाइड कर दिए रहते हैं, और आप लोगों से कहते हैं कि भैया बताओ इसमें, जैसे मान लीजिए वन पार्ट इसको बना दिए, सेकंड इसको बना दिए, थर्ड इसको बना दिए, फोर्थ इसको बना दिए, ए बी सी और डी, इसी तरह से। और आपसे कहेंगे किस पार्ट में एरर है, तो हम लोग देख रहे हैं ना वाज के बाद में वर्ब प्रोनाउन मतलब जो है सब्जेक्ट के केस में आना चाहिए, ए सी होना चाहिए। तो ए हमारा जो इनकरेक्ट वर्ड है एक किस में पढ़ा है, पार्ट बी में पढ़ रहा है, तो इसलिए हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि जो पार्ट में एरर है वो बी है, बी को जो है गोला कर देंगे, ठीक। तो इसी तरह से तो हम लोग अगर रूल्स अच्छे से जानते रहेंगे तो एरर पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी के बाद हम लोग प्रोनाउन से ही रिलेटेड सेकंड रूल का अध्ययन करेंगे। देखिए सेकंड रूल क्या है कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज
या लाइक या विथ और along with या टूगेदर, इन्हीं से अगर जुड़े होंगे दो सब्जेक्ट, तो हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट अगर अपना मतलब इनके ठीक पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, अगर वो सिंगुलर होगा तो उस सेंटेंस में वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर आएगी, अगर वो प्लूरल होगा तो वर्ब प्रोनाउन दोनों प्लूरल आएगी। ये रूल है सेकंड। और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है इस तरह से, जैसे ही एज वेल एज यू हैव डन देयर वर्क। ओके, मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया और कहा गया भैया इसको करेक्ट कर दीजिए, ठीक ना। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो ही एज वेल एज यू, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि हैव से तो वर्ब की स्टार्टिंग हो जा रही है, तो वर्ब के पहले शब्द सब्जेक्ट में माना जाता है। और ये जो सब्जेक्ट है इसमें दो सब्जेक्ट है, एक है ही और एक है यू, और ये दोनों एज वेल एज से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों को रूल बताया कि जब टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट, दो कर्ता एज वेल एज से जुड़े होते हैं तब फर्स्ट सब्जेक्ट को देखा जाता है। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तब वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा, और अगर प्लूरल है तो वर्ब प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ही सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ में एक वचन की वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हैव आया है तो इस हैव को हैज करना पड़ेगा। और ही के साथ अपने की इंग्लिश हमेशा हिज आता है, और यहाँ पर क्या आया है, देयर आया है, तो देयर हटा करके हम लोगों को हिज करना पड़ेगा, तब अपना सेंटेंस जा करके करेक्ट होएगा। तो इसका अगर करेक्ट करने की बात आती है तो होगा ही एज वेल एज यू हैज डन हिज वर्क, इसका एक करेक्ट होएगा। और इसी तरह से वन एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू लर्न मोर, एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। जैसे कहा जाए, इस सेकंड एग्जाम्पल मान लो, मोहन लाइक हिज फ्रेंड्स आर लर्निंग देयर लेसन। अंडरस्टूड। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया, मोहन लाइक हिज फ्रेंड्स आर लर्निंग देयर लेसन। मोहन अपने मित्रों की तरह अपना पाठ याद कर रहा है। तो यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो ये सब्जेक्ट है, एक तो मोहन है, एक हिज फ्रेंड्स है, जो लाइक से जुड़ा है, बीच में लाइक आया है। तो जब अपना सब्जेक्ट, ये रूल ऊपर लिखा गया, लाइक से एज वेल एज विद या along with या टुगेदर से जुड़ा हो, तो फर्स्ट सब्जेक्ट को ही देखा जाता है। फर्स्ट सब्जेक्ट अपना सिंगुलर तो वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर, और फर्स्ट सब्जेक्ट अपना प्लूरल तो वर्ब प्रोनाउन प्लूरल आता है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है मोहन किसी का नाम है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आर देख रहे हैं आप लोग, इसको इज बनाना पड़ेगा, और मोहन के साथ अपने इंग्लिश
हिज आता है। यहाँ पर जो डियर देख रहे हो इसे हिज बनाना पड़ेगा, मतलब प्रोनाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। किसके अकॉर्डिंग आया? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन कहीं पर मिलता है तो आप लोग इस रूल को अपने माइंड में बैठा के रखना और इस रूल का अप्लाई करके सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो। अब इस पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जो थर्ड रूल है वो इस तरह से है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन हम लोगों को इस तरह से मिल जाता है, रूल थर्ड, कि जैसे दो सब्जेक्ट ईदर आर और नीदर नार, जिसे आप लोग आइदर आर या नाइदर नार भी पढ़ते हैं, नार या आर, हाँ आर और या नार से अगर जुड़े हैं तो हमेशा याद रखना है कि सेकंड सब्जेक्ट को ही देखा जाएगा। जैसे अभी इसके जो सेकंड रूल में मैं आप लोग बताया उसमें बताया था कि फर्स्ट रूल को मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट को देखा जाएगा, लेकिन मान लो दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हैं तब इनसे जुड़े होने पर सेकंड सब्जेक्ट हमेशा देखा जाता है। सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर आएगा। सेकंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्रोनाउन प्लूरल आएगा। We can learn this rule through this example, that is in this way, either you or he have finished योर वर्क। यहाँ पर अक्सर दियर ही लिख करके आता है क्योंकि आगे दो सब्जेक्ट होता है तो लोग सोचते हैं सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर दियर आता है अपने इंग्लिश। तो देखिए आइदर यू और ही हैव फिनिश्ड दियर वर्क। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो सब्जेक्ट एक यू है और एक ही है, ये दोनों आइदर आर से जुड़े हैं। तो आप लोगों को अभी मैं बताया कि और नार के तुरंत बाद आने वाले सब्जेक्ट को देखा जाएगा। तो आर के बाद में क्या आया है? ही आया है। तो हम लोग ही के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो इसका जब करेक्ट है, इसको यू को नहीं देखना है, हमको ही को देखना है, क्योंकि रूल है कि जब दो सब्जेक्ट आइदर डॉट डॉट आर, नाइदर डॉट डॉट नार, आर या नार से जुड़े होते हैं तब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट को देखा जाता है। सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर आएगा और सेकंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्रोनाउन प्लूरल आता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है, इसलिए ये हैव ना हो करके यहाँ पर हमें हैज लिखना पड़ेगा। और ही के साथ अपने इंग्लिश ही जाता है, यहाँ देयर ना लिख करके हिज लिखना पड़ेगा, तब अपना सेंटेंस जाकर के करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी अगर कहीं पर हमको क्वेश्चन मिलता है तो तुरंत समझ लेना है कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब एंड प्रोनाउन विल बी यूज्ड, कि सेकंड सब्जेक्ट के ही अनुसार वर्ब और प्रोनाउन का यूज किया जाना है। और प्रोनाउन से संबंधित जो फोर्थ रूल है इस तरह से है, जैसे अगर कहीं पर हमको एज मिलता है या दैन मिलता है, एज और दैन के बाद प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के केस में आता है, नॉमिनेटिव केस में आता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन रहता है आई एम बेटर देन
बेटर देन हिम। इस तरह का क्वेश्चन आता है, आई एम बेटर देन हिम। लोग इसकी हिंदी निकालते सोचते कि मैं उससे ज्यादा अच्छा हूं, इसकी हिंदी यही है। लेकिन और जब करेक्ट की बात आती है तो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, नहीं सही है। तो करेक्ट की क्या बात है, रूल होता है कि अगर एज और देन के बाद, जैसे यहां पर देखो देन के बाद प्रोनाउन आ रहा है, तो देन के बाद और एज के बाद प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो हिम का सब्जेक्ट सोचो क्या होता है, तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही। तो यहां पर हो जाएगा ही, तो इसका करेक्ट बनेगा आई एम बेटर देन ही। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्यों ही हो जाता है, तो देखिए देन और एज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से दो क्लॉज जुड़ते हैं। अगर यहाँ पे प्रोनाउन लिख देंगे तो आगे क्लॉज नहीं बना पाएंगे, क्लॉज माने सेंटेंस, सब्जेक्ट फिर वर्ब। इसीलिए हम लोगों को देन और एज के बाद सब्जेक्ट को दर्शाना पड़ता है, और चाहे तो ही इज भी लिख सकते हैं, लेकिन बिना इज के लिखे ही भाव देता है, इसीलिए इज को लिखा नहीं जाता, इज को केवल माना जाता है कि इसके बाद में कोई वर्ब भी है। तभी तो जो दो मतलब दो क्लास माना जाता है, दो क्लास को मान करके हम लोग मानते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो एक एग्जांपल और देख लो, जैसे सी इज एज टाल एज मी, तो यहां पर भी एज के बाद प्रोनाउन आ रहा है, तो एज और देन के बाद प्रोनाउन सब्जेक्ट के केस में आता है, तो यहां पर एज मी गलत है, आपको एज आई करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया होगा, अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है आई एम बेटर देन हिम, तो समझ जाना दिस क्वेश्चन इज, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, और इसका करेक्ट क्या बनेगा, आई एम बेटर देन ही। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। और अगर आपका सीज एज टाल एज मी, तो इस मी को भी सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा सीज एज टाल एज आई, क्योंकि मैं बार बार इस रूल को बता रहा हूं कि एज और देन के बाद प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में आता है, सब्जेक्ट के केस में आता है, उसे आप लोगों को सब्जेक्ट बना देना पड़ेगा। तो ये आप लोगों का फोर्थ रूल है। और इसी के बाद जो प्रोनाउन से रिलेटेड फिफ्थ रूल बनता है वो इस तरह से है कि कहीं पर अगर आप लोगों को मेन वर्ब मिलता है या प्रीपोजिशन मिलता है, तो मेन वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल, आई कॉल्ड सी। सेकंड एग्जाम्पल, आई ब्रॉट अ बुक फॉर ही। मान लीजिए दो क्वेश्चन आ गया और कहा गया इसमें भैया इनकरेक्ट कहां है, एरर किस पार्ट ऑफ स्पीच में है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉल्ड मेन वर्ब है, जैसा कि ऊपर डिस्कस किया गया है, और मेन वर्ब के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के केस में आता है, आया सब्जेक्ट के केस में है, यही है गड़बड़। ठीक, तो इस सी को हम लोगों को हर बनाना पड़ेगा। तो इसका बनेगा आई कॉल्ड हर। सी क्यों हर बन गया, क्योंकि रूल है मेन वर्ब के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के केस में आता है। और यहां पर भी फॉर आप लोग देख लो प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद में भी
प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन करके आता है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट बन करके बैठा है, यही तो इसने गड़बड़ किया है, इसे ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन कहता है कि मेरे सामने वाला प्रोनाउन अर्थात मेरे तुरंत बाद आने वाला प्रोनाउन मुझे ऑब्जेक्ट के केस में दिखना चाहिए, मुझे ऑब्जेक्ट अच्छा लगता है। यही कारण है अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के ड्रेस में पहुंच जाता है तब उसे ज्ञान कराना पड़ता है कि भैया तुम प्रीपोजिशन के सामने हो, प्रीपोजिशन को सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट अच्छा लगता है, ऐसा करो कि आप ऑब्जेक्ट बन जाओ, तब ये जो प्रोनाउन है ना तुरंत ऑब्जेक्ट का रूप धारण कर लेता है और प्रीपोजिशन खुश रहता है। ठीक, तो इस तरह से एक प्रोनाउन का आप लोगों का 5th रूल है, और इससे रिलेटेड जो 6th रूल पढ़ने आप लोग जा रहे हैं और इस तरह से है, जैसे कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि माई सेल्फ आई एम मोहन, फुल स्टॉप। तो एक रूल होता है कि जैसे माई सेल्फ जिसमें सेल्फ लगा होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मानते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के जगह पर अकेले आया है, ठीक ना, तब समझ जाना है गलत है। जैसे कुछ लोग इंट्रोडक्शन भी देते समय माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं, तो ग्रामेटिकली तो वो गलत है। अब स्पोकन में तो लोग मानते नहीं, चलो ठीक है सही है। तो एक माई सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, अगर सब्जेक्ट के जगह पर अकेले बैठा है तो समझ जाना सेंटेंस इनकरेक्ट है। और ऐसे सेंटेंस को करेक्ट करने की जब बात आती है तो जैसे माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसे हटाएंगे नहीं, इसी के ठीक आगे जो है इसका मतलब नाम नेटिव केस लिख देंगे। जैसे माई सेल्फ का नाम नेटिव केस होता है आई माई सेल्फ, उसके बाद आई एम मोहन। तो ये सेंटेंस हम लोगों का करेक्ट हो गया और ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो आई माई सेल्फ आई मोहन, तो रिफ्लेक्सिव केस के पहले इसका कर्ता आ गया, इसका सब्जेक्ट आ गया, इस प्रोनाउन का नाम नेटिव केस आ गया, तो इस तरह से सेंटेंस करेक्ट है हो गया। तो इस तरह से भी कभी कभी जो है क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं, हम लोग सोचते नहीं माई सेल्फ तो सही है, लेकिन हर सेल्फ शुरू में कर्ता की जगह पर बैठा सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कर्ता की जगह पर रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन अगर अकेले है तो उसके ठीक पहले उसका कर्ता लिख लिया जाता है, तब सेंटेंस अपना करेक्ट हो जाता है। और इसी के बाद जो प्रोनाउन से रिलेटेड हम लोगों का 7th रूल है, 7वां रूल, और इस तरह से है कि जैसे सब्जेक्ट जो है जिस तरह से रहता है सेंटेंस में उसी तरह से प्रोनाउन आता है, वर्ब आती है। मतलब अपना कर्ता अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, अगर अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा। पर्सन भी देखा जाता है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आता है, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आता है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आता है ना। जैसे अभी दिया जाए सब्जेक्ट वी है तो आगे अपने इंग्लिश आवर आएगा ना। कभी कभी लोग लिखे रहते वी आर डूइंग दियर वर्क, तो इस सेंटेंस
इनकरेक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के मतलब वी फर्स्ट पर्सन है, वी के अकॉर्डिंग आवर आता है, तो वी आर डूइंग आवर वर्क करेक्ट होगा। इसी प्रकार से जैसे ही है तो ही के साथ में ही जाता है, यू है तो यू के साथ में योर आता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। रूल 7 ये बनना चाह रहा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जिस पर्सन और जिस नंबर का होता है उसी पर्सन और उसी नंबर का प्रोनाउन सेंटेंस में यूज होता है। तो इस पॉइंट को भी अपने माइंड में हम लोगों को रखना है। सब्जेक्ट पहले देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का यूज करना है। और इस पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जो हम लोगों का 8th रूल बनने जा रहा है वो इस तरह से है, ठीक ना। जैसे 8th रूल में जैसे कर्ता के जगह पर ईच एवरी आइदर या नाइदर मिल जाता है, ईच एवरी आइदर या नाइदर मिल जाता है, तो हमेशा अपने माइंड में रखना है कि ईच एवरी आइदर नाइदर ये चारों ना शुद्ध सिंगुलर होते हैं, शुद्ध एक वचन होते हैं। तो अगर सब्जेक्ट के शुरुआत में इनमें से कोई भी वर्ड मिल गया तो पूरे सब्जेक्ट को हम लोग सिंगुलर मानते हैं और उस सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और सिंगुलर प्रोनाउन का भी यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है everyone was doing their work। अब इसमें जब करेक्ट करने की बात आती है तो लोग सोचते everyone was doing their work, हर कोई अपना कार्य कर रहा था। everyone बाहर से लगा है कि हर कोई मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में बात है, लेकिन everyone हमेशा दिमाग में रखना कि सिंगुलर होता है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आई है, वाज सही है। और आगे जो प्रोनाउन है ये भी सिंगुलर ही होना चाहिए, अर्थात एवरीवन के साथ में हिज का प्रयोग हो जाना चाहिए। तो एवरीवन वाज डूइंग हिज वर्क, ये हम लोगों का सेंटेंस इस तरह से करेक्ट होगा। और एग्जांपल देख लो, जैसे आ गया कि आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज फिनिश्ड देयर वर्क, फुल स्टॉप। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में आइदर ऑफ द टू बॉयज यही है और सब्जेक्ट आप से बना है। तो जब सब्जेक्ट आप से बना होता है तब प्रथम शब्द को ही देखा जाता, आप के ठीक पहले आने वाले शब्द को देखा जाता है। अगर ये सिंगुलर है तो कुल सिंगुलर ही रहेगा, मतलब सब्जेक्ट पूरा सिंगुलर माना जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। और अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पर देखो शुरू में आइदर है, तो मैं पहले बता चुका हूँ ईच एवरी आइदर नाइदर सिंगुलर होता है तो प्रोनाउन और वर्ब सिंगुलर आएगा। तो इसकी करेक्ट करने की बात है तो वर्ब तो सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन प्रोनाउन सिंगुलर नहीं है, इसी प्रोनाउन को करेक्ट करना पड़ेगा। तो दो लड़कों में से कोई एक, तो यहाँ पर हिज का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट बनेगा आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज फिनिश्ड हिज वर्क। और इस प्रोनाउन से रिलेटेड जो हम लोगों का रूल नंबर 9 बनने जा रहा है और इस तरह से है। टेम्परेचर रूल पढ़ा दे रहा हूँ।
तो 9 है, तो 9 में जैसे कभी कभी होता है कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर डूइंग दियर टास्क। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर डूइंग दियर टास्क। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट एवरी बॉय और एवरी गर्ल ये एंड से कनेक्टेड है। तो जब एंड से दो कर्ता जुड़े होते हैं तो पूरे कर्ता को प्लूरल माना जाता है, ऐसा रूल अभी तक ये रखा गया है। लेकिन एक रूल और है कि अगर एंड से दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और सबके आगे एवरी एवरी या ये चीज पाया गया है तो भले अलग अलग है, जैसे कि लोग समझेंगे कि बॉय तो अलग होता है, गर्ल अलग होती है, दोनों में बहुत अंतर है ना, लेकिन फिर भी दोनों के पहले एवरी एवरी हो जाने की वजह से ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है। पूरा कर्ता एक वचन माना जाएगा, और जब पूरा कर्ता एक वचन माना जाएगा तो वर्ब भी एक वचन लगेगी और प्रोनाउन भी एक वचन का आएगा। तो यहाँ पर जो वर्ब का यूज है ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर हम लोगों को वाज का यूज करना पड़ेगा तो करेक्ट होगा। और आगे प्रोनाउन की बात है तो प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन यूज होना है, देयर प्लूरल है, तो सिंगुलर प्रोनाउन में या तो हिज आता है या तो हर आता है। अब लोग सोचेंगे कि यहाँ पर हिज का यूज कर दूं कि हर का यूज कर दूं, ठीक ना। तो कुछ लोग कहेंगे हिज, कुछ लोग कहेंगे हर। तो हिज यूज करने से लड़के का बोध होता है, हर यूज करने से लड़की का बोध होता है। लेकिन ऐसे केस में डिसीजन ये लिया गया है कि जब जेंडर वाला मामला फंसे तो जो फीमेल होता उसको कम महत्व दिया जाता है, मेल को ज्यादा महत्व दिया जाता है। मैस्कुलिन जेंडर अर्थात पुल्लिंग पुरुष के अकॉर्डिंग जो है प्रोनाउन लगेगा, तो यहाँ पर बॉय के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगेगा तो हिज हो जाएगा, ठीक। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज डूइंग हिज टास्क, इस सेंटेंस का एक करेक्ट बनेगा। और इसी के बाद हम लोग प्रोनाउन का रूल 10 सीखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन से ही रिलेटेड भी है, ठीक ना। तो अब रूल 10 में ये बनता है कि रूल 10 में इस रूल को सीखना है कि जैसे फर्स्ट पर्सन आई एंड यू कहीं पर मिलता है या आई एंड ही कहीं पर मिलता है, और तो इन दोनों का मतलब हम लोग जैसे कहूं कि मैं और आप, एक शब्द में इन दोनों को हम लोग कह सकते हैं हम, तो इनका मतलब वी होता है, इनका मतलब वी होता है, वी के साथ आवर लगता है, वी के साथ आवर लगता है। इस तरह का एक रूल है। जैसे मान लो आगे यू ही कर दो, यू एंड आई हैव डन दियर वर्क, इसी तरह से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग देखते हैं कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो प्लूरल प्रोनाउन आता है, मतलब दियर आएगा। लेकिन है क्या कि यू और आई का मतलब होता है वी ना, तो इन दोनों को वी तो नहीं बनाएंगे, वी समझेंगे बस केवल, और फिर ये सोचेंगे कि वी होता है तो वी के साथ अपने इंग्लिश क्या होता है तो पाएंगे आवर, और यहाँ पर आया क्या है दियर, तो इसी को हम लोग आवर बना देंगे तो अपना सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इस पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में 10 रूल्स बताया हूँ। इसके बाद प्रोनाउन से रिलेटेड जो सेकंड पार्ट बनेगा और उसमें अभी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में और स्पेशल टाइप्स के रूल्स बचे हैं, उन सब का यूज एक एक करके बताता रहूँगा। इन इंट
आई in end I wish thanks to you all for watching this video.